Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the course Statistical Packages and its Applications. The course code is STA641. My name is Syed Muhammad Muslim Raza and I am instructor for this course. In today's lecture, we will discuss how to generate random numbers from different distributions by using different methods. Then we will check the normality if we are given the data set and we want to check the normality of that data set. Then how can we check this normality? And when the normality assumption is hold, then we move to the hypothesis testing for z-test that has the assumption that the data will follow the normal distribution. तो आज के लेक्चर में हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें रैंडम नंबर्स किस तरह जनरेट किए जाते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके ज़रिए हम आपको बताएंगे किस तरीके से डाटा सेट जनरेट किए जाते हैं। फिर उसके अलावा नॉर्मेलिटी टेस्टिंग है कि नॉर्मेलिटी की टेस्टिंग किस तरह की जाती है। अगर हमारे पास एक डाटा सेट है, हम चेक करना चाहते हैं कि दिस डाटा सेट फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नॉर्मल को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, तो फिर हम उसके लिए डिफरेंट टेस्ट हैं या डिफरेंट ग्राफ्स भी हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर टेस्टिंग ऑफ नॉर्मेलिटी, वो करेंगे। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जी टेस्ट सबसे पहले आता है जिसकी assumption है कि हमारे पास डाटा नॉर्मल होना चाहिए, x शुड फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तब हम उसके एरिया अंडर नॉर्मल कर्व के जरिए हम उसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए क्रिटिकल वैल्यूज निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रैंडम नंबर से कि रैंडम नंबर्स किस तरीके से जनरेट किए जाते हैं। सबसे पहले आपने एक्सेल की शीट खोल लें। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया है। अब सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं डाटा जनरेट करने के, रैंडम नंबर जनरेट करने के। एक मेथड ये है कि हम यहाँ पे कमांड दें और उससे रैंडम नंबर जनरेट कर लें, जिससे हमने पहले किया है। इक्वल्स टू लिख के फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर जो है रैंडम नंबर्स या जो भी हमने फंक्शन लिखा होता है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम यहाँ से इसके अंदर सबसे पहले यहाँ से ऑप्शन में जाएं और जाके इसके अंदर जो डाटा एनालिसिस टूल बार है एड इन में जाएंगे। Then we will go and here we will see analysis tool pack. Here we will see an analysis tool pack. We click on this and press OK. अब जब हमने इसके अंदर जाके एडिन को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, अनेबल कर देंगे, तो हमारे पास ये डाटा में जब आप आएंगे तो आपके पास यहाँ पे डाटा एनालिसिस का एक ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा जो हमने पहले भी यूज़ किया है। इसको यूज़ करते हुए हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम एक एडिन और इसमें इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि वो हमने भी यूज़ करना है, उसके लिए आप जाएंगे फाइल में, उसके बाद ऑप्शंस में और फिर एडिन में जिस हम पहले गए थे उस तरह जाके ओके दबाएंगे और यहाँ से ब्राउज करके डेस्कटॉप पे जो आपको हम सॉफ्टवेयर देंगे उसमें एक रियल स्टैट्स के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, एड-इन है एक्सेल का एक्चुअली। उसको आप क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये एक्सेल की ही एक एड-इन है जिसे ऐड हो जाएगी और वो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आपने इसको ऐड कर लेना है और ओके का बटन दबा देना है और यहाँ पे आपने यस कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया रियल स्टैट्स और इस पर क्लिक बना है, आपने ओके दबा देना है। जब आप ये ओके कर देंगे तो यहाँ पे ये एक एडिंग की ऑप्शंस आपके सामने नजर आनी शुरू हो जाएगी और इसमें रियल स्टैट्स भी आपको नजर आएगा। अभी हम जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले जो रैंडम नंबर्स हैं, रैंडम नंबर से मुराद है कि आप नंबर्स जो हैं रैंडमली जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि वो किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास नॉर्मल है, काय है, टी है एंड मैनी अदर्स। हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम रैंडम नंबर जनरेट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल्स टू NORM
अब आपको जब नॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगे, नॉर्म्स दिस, नॉर्म्स INV एस, नॉर्म्स दिस। इस लिस्ट में और एस लिस्ट में ये फर्क है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन और जो सिग्मा है वो हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। इसमें हम जब मीन और वेरिएंस जो है या मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन स्पेसिफाई नहीं करते, बल्कि उसमें 0 और 1 वो ऑटोमेटिकली ले रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल को एस शो कर रहा है। हमने इसके अंदर क्या करना है, हमने इसके अंदर ये नॉर्म INV पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन देगा कि प्रोबेबिलिटी दे दें, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी प्रोबेबिलिटी हाईलाइट हुआ तो फिर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देनी है। अगर हम यहाँ कोई प्रोबेबिलिटी देंगे तो वो हमें प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट एक वैल्यू निकाल देगा, लेकिन क्योंकि हमारा मकसद है रैंडम नंबर जनरेशन तो हम यहाँ लिखेंगे RAND, इसकी ब्रैकेट्स जो है क्लोज कर देंगे, कॉमा, आगे मीन आ गया। मीन में हम लोगों ने क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू जनरेट द रैंडम नंबर फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5। ठीक है, हमने सिर्फ कॉमा लगाया है तो उसने मीन लिया, फिर कॉमा लगाया तो स्टैंडर्ड डेविएशन से सिलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट हमने बंद कर दिए, एंटर दबाएंगे तो हमारे पास ये एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया। इस एक रैंडम नंबर से फॉर एग्जांपल हमने 20 सैंपल्स ऑफ साइज 3 लेने हैं, तो साइज हमारे पास इतना आएगा और 20 सैंपल्स यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ के स्केच करेंगे राइट साइड पे, 3 कॉलम्स जो है हमारे पास ABC, वहां तक हम पहली रो में इसको खींच के राइट साइड पर ले आएंगे और इसको छोड़ देंगे। जब हम इसको यहाँ पे से क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास 1, 2 एंड 3 रैंडम नंबर जनरेट हो गए। दैट मीन्स, और अगर हमने सैंपल ऑफ साइज 3 के अलावा अगर हमने फॉर नंबर ऑफ सैंपल्स करने हैं तो नंबर ऑफ सैंपल अगर फॉर एग्जाम्पल 20 चाहिए, हम इसको पकड़ के नीचे 20 तक खींच के नीचे ले आएंगे, स्केच कर देंगे, फार्मूला ये कॉपी हो रहा है एक्चुअली। जब इसको नीचे खींच के छोड़ेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट रैंडम नंबर्स, यानी जो ये फार्मूला है उसको ये कॉपी कर देगा 20 तक। अगर हमारे पास साइज 1 है तो हम खाली एक कॉलम सेलेक्ट करेंगे, अगर साइज 2 रखना है तो हम ये 2 के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 के लिए करना है तो ABC तीनों को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह और भी सैंपल्स हम जनरेट कर सकते हैं। अब एक तरीका तो ये था रैंडम नंबर्स जनरेट करने का। दूसरा सैंपल जनरेट करने का जो तरीका है उसमें हमारे पास यहाँ से हम जाएंगे डाटा में यहाँ पे डाटा एनालिसिस में चले जाएंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी रैंडम नंबर जनरेशन। इस पे जब आप क्लिक करेंगे और ओके लिखेंगे तो वो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि जी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी लेनी है, यूनिफॉर्म लेनी है, नॉर्मल लेनी है, बर्नौली लेनी है, बायनोमियल लेनी है, पॉइजन लेनी है, ठीक है, और पैटर्न है, डिस्क्रीट है, ये ऑप्शन ये हमें देगा। अब दो हम लोग 2 जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स रख लेते हैं और यहाँ पे रैंडम नंबर्स हमें कितने चाहिए 20, ठीक है, और डिस्क्रीट की जगह हम नॉर्मल से जनरेट करना चाहिए, नॉर्मल ले लिया। इधर वो कह रहा है कि आप अपना मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन स्पेसिफाई करें। मीन हमारे पास हमने फॉर एग्जांपल मीन हमने 4 रख लिया, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने 0.5 रख लिया जो इधर भी हमने रखा था। उसके बाद हम इसकी आउटपुट रेंज जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि इधर ये हमें इसके आउटपुट दे दे, और हम ओके दबाते हैं तो हमारे पास 2 रैंडम वेरिएबल 1 एंड 2, ठीक है, और उसके जो सैंपल्स हैं वो कितने हमारे पास जनरेट हो गए हैं 20। लेकिन इसमें अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि जी आपने अगर ये रैंडम नंबर जनरेट किए हैं तो इस रैंडम नंबर्स में जो हमने पहले जनरेट किए हैं इसमें क्या फ़र्क है। एक मेजर डिफरेंस दोनों में ये आता है कि जब हम लोग रैंडम नंबर्स, वो भी नॉर्मल के रैंडम नंबर्स हैं और ये भी रैंडम नंबर्स हैं, अगर हम लोगों को रैंडम नंबर सिर्फ चाहिए एज अ सैम्पल जनरेट करने के लिए और हमने उसको आगे रीसैम्पलिंग नहीं करना चाहते, ठीक है, तो फिर हम लोग इसको यूज़ करेंगे जो कि हमने डाटा एनालिसिस से किया है, क्योंकि इसमें हमारे पास फिक्स रैंडम नंबर्स आएंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ फॉर एग्जांपल और एंटर करूँ तो आप देखेंगे कि ये रैंडम नंबर्स चेंज होते जाएंगे लेकिन ये नहीं होंगे क्योंकि ये फिक्स रैंडम नंबर्स हैं। रैंडम नंबर जनरेट हो गए और साइज 2 है और 20 रैंडम नंबर्स हमने जनरेट किए हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ फ़र्क ये होगा कि हम जितना भी फार्मूला लिखें या कोई भी इसकी मीन निकालें, वेरिएंस निकालें,
तो लेकिन हमारे पास ये जो डाटा है ये चेंज होता जाएगा, क्योंकि इस पर ये फार्मूला लगा हुआ है और फार्मूला हर दफ़ा चेंज करता है डाटे को। इसमें हमारे पास जो रैंडम नंबर्स हैं वो फिक्स रहते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है इन रैंडम नंबर्स में। अक्सर में जब हम लोग सिमुलेशंस करते हैं, सिमुलेशंस की तरफ जाते हैं। सिमुलेशन क्या है कि आपने मीन की एक वैल्यू निकाली है, आप उसको मिंटो कार्लो सिमुलेशन यूज करते हुए आगे उसको सिमुलेट करना चाहते हैं, 1000 वैल्यूज निकालना चाहते हैं। तो हर दफा सैंपल लेने के बजाय इस फार्मूले से वो बार बार सैंपल खुद ही जनरेट करेगा और आपको वैल्यूज दे देगा। लेकिन इस केस में अगर हम इसका मीन निकालते हैं और मिंटो कार्लो सिमुलेशन करें तो हमारी वैल्यू फिक्स रहेंगी, क्योंकि ये सैंपल रीजनरेट नहीं हो रहा, इसमें सैंपल रीजनरेट हो रहा है। ये फर्क है रैंडम नंबर जनरेशन इन दो मेथड्स में। अगर हम इधर जे कॉलम में लेट्स सपोज हम रैंडम नंबर्स जनरेट करना चाहते हैं और वो यूनिफॉर्म से करना चाहते हैं 0-1 से, तो उसका पैरामीटर 0-1 है, ए और बी जो है ए 0 और बी 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू RAND और ये ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये लिख के हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। इट विल बी बिटवीन 0 and 1 एंड इट विल बी फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल है और 20 ऑब्जर्वेशन जनरेट करनी है हमने, तो हम सिर्फ इसको खैंस के नीचे तक ले आएंगे, फार्मूला कॉपी हो जाएगा स्केच करके। और अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम इसको यहाँ से, उसके बाद हम इसको खैंस के आगे ले जाएंगे तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम जनरेट करना चाहते हैं वो हम जनरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल के लिए आ गया, ये हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से हमने रैंडम नंबर्स जनरेट किए हैं। जितने चाहे हम उतने रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं इससे। अब अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम नंबर जनरेट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे काई में आपके पास यहाँ पे INV आ रहा है, .INV, इस पे आपने डबल क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे जो ये प्रोबेबिलिटी है, हमेशा जब हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे तो हम यहाँ पे इसके अंदर प्रोबेबिलिटी की जगह RAND और ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज कॉमा आगे उसका जो पैरामीटर है, जिस तरह मीन में म्यू यानी कि मीन उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमने दिया था। इधर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे। लेट्स सपोज कि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर आ रहा है, तो हम 5 लिख के एंटर मारेंगे तो हमारे पास ये रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। अगर ये हमें 20 चाहिए या फॉर एग्जाम्पल 30 चाहिए, हम सिर्फ स्केच करके नीचे तक ले जाएंगे तो हमारे पास ये रैंडम नंबर फ्रॉम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हो गया है। अब इसके बाद अगर हमने किसी और डिस्ट्रीब्यूशन से करने हैं लाइक बाइनोमियल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट करना चाहते हैं रैंडम नंबर तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू BIN में हम जब लिखेंगे तो हमारे पास बाइनोमियल का यहाँ ऑप्शन आ रहा है BINOM.INV। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, वो मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 ट्रायल्स हैं, ठीक है, इक्वल्स टू आपको RAND और ब्रैकेट स्टार्ट इस तरह करके आप ये लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब आप इसको एंटर करेंगे तो आपके पास ये फॉर एग्जाम्पल 4 आ गया। अब जब इसको आप नीचे स्केच करेंगे तो आपके पास डिफरेंट रैंडम नंबर्स आएंगे। यही चीज़ हमने यहाँ पे भी नोट की कि यहाँ पे हम रैंड की कमांड यूज़ करें जो कि शो कर रहे हैं रैंडम नंबर्स फ्रॉम यूनिफॉर्म, लेकिन क्योंकि हमने जनरेट करने जब रैंडम नंबर्स तो हम ये कमांड यूज़ करेंगे फॉर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर फॉर एग्जांपल हमने नॉर्मल के लिए करना है तो हम ये norm.INV यूज़ करेंगे और प्रोबेबिलिटी की जगह हमने ये रैंड और ब्रैकेट्स जो है ये यूज़ करनी है। अगर हमने बाइनोमियल से जनरेट करने हैं तो इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास ट्रायल्स आ गए। ट्रायल्स हम फिक्स खुद देंगे, अल्फा भी खुद ही देंगे, फिक्स कर देंगे। लेकिन जो ये प्रोबेबिलिटी है इसको अगर फिक्स कर देंगे जैसे हमने पहले रखी थी तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी। लेकिन अगर हम लोग डिफरेंट रैंडम नंबर चाहिए जो कि हम रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं तो फिर हम इसकी जगह रैंड की कमांड यूज़ करेंगे। रैंड और ब्रैकेट्स लिख के एंटर करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एज वी नो दैट फ्रॉम प्रीवियस हम देख सकते हैं ये वैल्यूज ये सारी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से हमने जनरेट की थी। लेकिन ये क्योंकि हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके नंबर्स जो है 0 1 2 3 4 5 के फॉर्म में आएंगे और 5 से बड़ी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास N5 है तो यहाँ 5 तक आ रही है वैल्यूज।
अब यहाँ तक करने के बाद अब हम चलते हैं नॉर्मेलिटी टेस्टिंग की तरफ। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये डिफरेंट डाटा सेट, हमें पता है ये नॉर्मल से हमने जनरेट कराए हैं, ये हमने नॉर्मल से कराए हैं, मगर जो है डाटा एनालिसिस से कराए हैं टूल पैक से, ये हमने यूनिफॉर्म से जनरेट कराए रैंडम, ये chi-square से और ये बाइनोमियल से, जो कि 40 हैं। 40 रैंडम नंबर्स हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करना चाहते हैं कि इफ़ इट फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें वैसे तो पता है क्योंकि हमने जनरेट ही नॉर्मल से किए हैं, लेकिन जस्ट फॉर चेकिंग के हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक सैंपल है जो कि हमारे पास 40 ऑब्जर्वेशन है और कॉलम ए में है। हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि इसकी जो नॉर्मेलिटी है ये नॉर्मल को फॉलो कर रहा है या किसी और डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। एक ऑप्शन हमारे पास ये है जो इजी तरीन हमारे पास ऑप्शन है, वो ये है कि हम इस जो डाटा को है सिलेक्ट करके हम यहाँ एड इन में जाएं। इसमें हमारे पास रियल स्टैटिस्टिक्स का सॉफ्टवेयर हमने आपको दिया है एड इन, उसको क्लिक करें। इसमें डाटा एनालिसिस टूल पर क्लिक करें। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें एक है क्यू प्लॉट, एक होता है पी प्लॉट, एक होता है क्यू प्लॉट। ये क्यू प्लॉट जो है इसके ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे और ओके दबाएंगे। ये आपसे पूछेगा इनपुट रेंज कहाँ पे है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से, और एक का जो कॉलम है जिसमें हमने वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज सिलेक्ट कर लेनी है। फिर हम इसको ओके करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डाटा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आउटपुट रेंज मांगेगा। आउटपुट रेंज जो है वो हमने यहाँ पे रख दी है एस में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास इनपुट रेंज डाटा और आउटपुट रेंज जहाँ पे हमें उसकी ऑप्शन चाहिए, आउटपुट चाहिए, वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम ओके का बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये पीछे ऑप्शन खुल गया। अब हम इसको क्रॉस करवा दें और ये देखें ये हमारे पास ग्राफ भी बन गया है और इधर हमारे पास इसके रिजल्ट्स भी आ गए। अब इधर हम देखें अगर फॉर एग्जांपल क्यू प्लॉट के लिए, तो इसने जो हमने जो उसको डाटा दिया था उससे उसने उसके पैरामीटर एस्टिमेट किए हैं। यहाँ पे वो ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो कितनी है 40, जो कि हमने सेलेक्ट की थी। अब उस 40 को यूज करते हुए मीन जो उसने एस्टिमेट किया वो 4.11 आया और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो 0.52। अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करें ये 4 बनता है और ये 0.5 बनता है। तो अगर हमें फॉर एग्जाम्पल एक डाटा सेट गिवन है और हमें नहीं पता कि वो किस डाटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या उसके नॉर्मल को अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या नॉर्मेलिटी उसकी अंदर है कि नहीं है, तो फिर हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से चेक कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे पास ये आ गए हैं डाटा, ठीक है। उसके अलावा हमने जो उसका क्यू प्लॉट बनाया है वो इस तरीके से शो हो रहा है। ये जो लाइन है, ये लाइन आप देख सकते हैं, ये जो डाटा है अगर ये इस लाइन के करीब या इस लाइन के ऊपर होगा दैट मीन्स के हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो डाटा है ये नॉर्मल को फॉलो कर रहा है। अगर ये ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा लेफ्ट या राइट डेविएट कर रही होती हैं तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मल को नहीं फॉलो कर रहा। अगर ये जो ऑब्जर्वेशन हैं ये लाइन के करीब है, लाइन के ऊपर है, अगर लाइन के ऊपर है दैट मीन्स कि ये नॉर्मल को फॉलो कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ये अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमने नॉर्मेलिटी चेक की, ठीक है। अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने सैंपल चेक किए थे। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है इसके लिए जो chi-square से हमने नंबर जनरेट कराए थे रैंडम नंबर्स, अब हम उसके लिए चेक करते हैं कि इफ़ दे फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। अगर हमें ये डाटा सेट दिया गया और हमें क्या कहा जाता है कि चेक इफ़ इट इज़ नॉर्मल और इट डज नॉट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम क्या करेंगे, हम एडन में जाएंगे, रियल स्टैट्स पे जाएंगे, डाटा सेलेक्ट करेंगे। उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी क्यू प्लॉट। हम इस पर क्लिक करेंगे, ओके दबाएंगे। यहाँ से हम इसका ये जो डाटा है सारा ये सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बटन ये वाला दबाएंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। आउटपुट रेंज हमें वो देगा। आउटपुट रेंज के लिए हम इसको ये एस का कॉलम पहला सेल सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ओके दबाएंगे तो ये हमारे पास, ये करने के बाद इसको बंद करें। ये देखें कि पहले जो हमारा डाटा सेट था वो लाइन के ऊपर करीब फॉलो कर रहा था, उसकी डेविएशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन इसमें देखें तो कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, बल्कि जो पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से डेविएट कर रहे हैं फ्रॉम दिस लाइन। जितना लाइन से डेविएट करेंगे उतनी नॉर्मेलिटी से दूर होते जाएंगे। इसलिए जितना लाइन के ऊपर एग्जैक्टली फॉलो करेगा इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को, हम कहेंगे कि ये नॉर्मल डाटा है।
एक ऑप्शन हम ये भी है कि हम यहाँ रियल स्टैट्स में जाके हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहे हैं हमें, ठीक है, कि हमें डाटा सेलेक्ट करना। हम यहाँ से इसका डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी क्यू प्लॉट। अब हम इसको स्पिरोविल टेस्ट के और डिफरेंट टेस्ट से हम लोग चेक करेंगे कि जी ये नॉर्मल है कि नहीं। हमने सिर्फ डाटा सेट सेलेक्ट कर लिए। इधर वो हमें ऑप्शन दे रहा है कि हेडिंग्स, क्योंकि हमने हेडिंग्स नहीं दी हुई तो हम इसको अनचेक कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं, वो भी हमें नहीं चाहिए। बॉक्स प्लॉट से भी नॉर्मेलिटी चेक हो सकती है। स्पिरोविल टेस्ट ये हमें चाहिए, ठीक है। आउटलायर एंड मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, ये भी हम इसको चेक कर देते हैं। तो हमारे पास हम इसको जब ओके का बटन दबाएंगे, ये हमसे वो कह रहे हैं कि हम इसकी आउटपुट में कहाँ दूं, तो हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसके आगे यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो हमारे पास इसकी आउटपुट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। अब हम देखें अगर इसको, तो एक तो ये बॉक्स प्लॉट हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको यहाँ नजर आएगी, क्योंकि हमने ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट किए नहीं किए थे रैंडम नंबर्स। तो हम ये देख सकते हैं, एक तो बॉक्स प्लॉट के पॉइंट्स हमारे पास ये गिवन है, मिनिमम है Q1 माइनस मिनिमम है, मीडियन माइनस Q1 है, Q3 माइनस मीडियन, ये वैल्यूज हैं। और ये इक्वल नहीं है, ग्रीन एरिया इज नॉट इक्वल टू दिस पर्पल एरिया, तो ये शो कर रहा है कि ये एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। वेयर एज अगर हम ये स्पिरोविल टेस्ट देखें तो जो कि नॉर्मल के चेकिंग करने के लिए है कि चेकिंग नॉर्मल है कि नहीं है डाटा, तो उसके लिए स्पिरोविल टेस्ट देखते हैं। तो इसमें हमारे पास ये इसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है। आपने ये पी वैल्यू देखनी है और ये चीज देखनी है कि यहाँ पे नॉर्मेलिटी की डिसीजन क्या दी है इसने। ये सॉफ्टवेयर बहुत ईजी है, ये आपको डिसीजन भी साथ बता देता है कि ये जो टेस्ट है ये एक्सेप्ट हुआ है, ये रिजेक्ट हुआ है, नॉर्मेलिटी का टेस्ट हो रही है, नॉर्मेलिटी है कि नहीं है। इसमें अगर देखें तो पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, ठीक है। जब पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा रिजेक्ट एस नॉट, ठीक है। पी वैल्यू क्या है हमारे पास 0.04 है और ये क्या है 0.05 है। तो पी वैल्यू हमारी रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस क्या होता है हमारे पास स्पिरोविल टेस्ट का, डाटा इज नॉर्मल। तो डाटा इज नॉर्मल नहीं है, दैट मीन्स कि हमारा फैसला क्या होगा, वी विल डिसाइड दैट द डाटा इज नॉन नॉर्मल, ठीक है। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने ये देखा, ये एक इजी वे है, क्योंकि प्लॉट से ज्यादा इजी वे है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी ऑप्शन भी मिल जाती हैं। दूसरा अगर हमें कोई वैल्यूज में आउटलायर चेक करना हो तो वो भी हमारे पास ये आउटलायर एंड मिसिंग डाटा जो हमारे पास ऑप्शन आती है उससे हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये गिवन है और ये देखें इसमें वो बता रहा है एक आउटलायर एग्जिस्ट कर रहा है, वेयर एज अदर ऑब्जर्वेशन एज एन आउटलायर नहीं ट्रीट कर रहा। अगर आप ये देखें, ये 29 नंबर पॉइंट है जिसके स्टार लगा हुआ है, ये वो पॉइंट है जिसको वो कह रहा है कि ये एक आउटलायर है। इस तरह हम आउटलायर जितने आएंगे वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर एग्जांपल हम जो है नॉर्मेलिटी टेस्टिंग करते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल डाटा था उसके लिए, तो डाटा एनालिसिस टूल पैक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड नॉर्मेलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इनपुट रेंज में हम लोगों ने जो डाटा हमने सिलेक्ट किया था, जनरेट किया था नॉर्मल से, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। यहाँ क्योंकि हेडिंग नहीं दी हुई, ये हमने जरूर देखना है। अगर हमने पहले कॉलम में यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, अगर हेडिंग दी है तो यहाँ इसको चेक करें, नहीं तो इसको अनचेक कर दें, क्योंकि हमने हेडिंग नहीं दी तो अनचेक कर दिया। अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए हमें तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक कर देंगे। अदरवाइज हम जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे और यहाँ से सिर्फ बॉक्स प्लॉट और स्पिरोविल टेस्ट और मिसिंग वैल्यूज पे को आइडेंटिफाई करके हम उसको यूज कर लेंगे। यहाँ से हम ओके का बटन दबाएंगे। मगर ये क्योंकि हमारे पास आउटपुट रेंज मांग रहा है तो आउटपुट रेंज भी हमें पहले सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम आउटपुट रेंज रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ए जी के अंदर सेलेक्ट करके और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास हम देख सकते हैं बॉक्स प्लॉट के ऑब्जर्वेशंस जो हैं, वो जो पॉइंट्स हैं वो उसने कैलकुलेट किए हैं और ये नॉर्मल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो यहाँ से आपको पता चलेगा कि पी वैल्यू बहुत बड़ी है, 0.47 आ रही है, जो कि बहुत बड़ी है 0.05 से। सो वी विल नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, दैट इज द डाटा इज नॉर्मल। लेट्स सपोज अगर मैं एक एग्जांपल और करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि अगर हमने रैंडम नंबर जनरेट करने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, जो अभी हमने पहले नॉर्मल से किए हैं, मीन 0 1 उसके अंदर हम लोगों ने नहीं दिया हुआ,
ठीक है, उसकी जगह हमने मीन की कोई वैल्यू दी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की कोई वैल्यू दी है। अगर हम इसकी जगह मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की कोई वैल्यू देते हैं तो वो कैसे चेक होगी, उसके लिए ये है कैसे जनरेट होंगे रैंडम नंबर्स। उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू RAN, सबसे पहले बल्कि ये करते हैं हम, इक्वल्स टू NORMS, नॉर्म्स लिख के आगे INV, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे खाली प्रोबेबिलिटी मांगेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अगर NORM लिख के INV लिखेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कॉमा मीन कॉमा स्टैंडर्ड डेविएशन मांगेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि अदर देन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसके पैरामीटर 0 और 1 डिफाइंड होते हैं। अब हम यहाँ पे खाली प्रोबेबिलिटी, अगर खाली एक प्रोबेबिलिटी दे देंगे तो वो वैल्यू उसके अगेंस्ट हमें क्रिटिकल वैल्यू निकाल देगा, लेकिन हमारा मकसद है रैंडम नंबर जनरेशन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे RAND और एम्प्टी ब्रैकेट्स, और उसके बाद हम इसको क्लोज करके एंटर दबाएंगे तो ये हमारे पास रैंडम नंबर फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। इसको हम जितने हमने रैंडम नंबर जनरेट करने हैं उतने हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये फॉर एग्जांपल हम एक ही वेरिएबल डिस्कस करते हैं, हमारे पास 31 ऑब्जर्वेशन है, हम चेक करना चाहते हैं, अब हमने ये जनरेट कर लिए रैंडम नंबर्स, अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल नॉर्मल है कि नहीं है। हमें ये डाटा सेट गिवन है जो कि कॉलम ए में है, 31 ऑब्जर्वेशन है, वी वांट टू चेक इफ दिस डाटा फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। तो हम क्या करेंगे, अक्सर एक चीज ये भी पूछी जाती है कि जी व्हाट आर द पैरामीटर एस्टिमेट्स ऑफ द distribution. Let's suppose this is the data that is given to us and we want to check what are the parameters. If it follows, first question is that if it follows the normal distribution or not. If it follows the normal distribution, then we check what are the parameters of the distribution. अब उसके पैरामीटर एस्टिमेट करने के लिए हमें ये चेक करना होगा कि पैरामीटर्स आए कौन से हैं। उसके लिए हमारे पास यही सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जैसे हमने पहले यूज किया है, डाटा सेट लेके। इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे एडिन में, ये उस एडिन में आएंगे, उसके बाद रियल स्टैट्स, डिस्क्रिप्टिव ये जो है डाटा एनालिसिस, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड नॉर्मेलिटी, इस पे ओके करेंगे। यहाँ पे वो इनपुट रेंज मांग रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डाटा को यहाँ से क्लिक करेंगे और इस डाटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके दबाएंगे और यहाँ से हम ये, क्योंकि D3 में ये हमने सेल सिलेक्ट हुआ हुआ है, अगर हमने कौन सा भी सेल में ऑब्जर्वेशन हम आउटपुट जहाँ पे चाहते हैं उधर हम इसको क्लिक कर देंगे और सिलेक्ट करके बॉक्स प्लॉट स्पिरोविल के आउटलायर, ठीक है, ये करके इसको ओके दबा देंगे। जब ओके करेंगे देन वी कैन सी दैट कि हमारे पास बॉक्स प्लॉट भी बन गया, ठीक है। अगर हमारा मकसद बॉक्स प्लॉट है जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि जी डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, वो थोड़ा सा स्क्यूड है कि नहीं है, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि लिटिल बिट स्क्यूडनेस नजर आ रही है, लेकिन स्टिल by testing it with this box and plots rather than this we check it from spillover test. From spillover test we can see that the p value is 0.24, that is much greater than 0.05, that is the given alpha or type 1 error. So इससे बड़ी है तो हम कहेंगे कि the as the p value does not fall in the rejection, that is not less than 0.05, so we can say that the null hypothesis is accepted, or we do not reject the null hypothesis, that is another wording for testing of hypothesis. And we can say that from this decision we can say that normality exists and this data follows a normal distribution. Now what will be the parameters of this distribution, that is another thing कि हम किस तरीके से इसके पैरामीटर एस्टिमेट करें। तो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसको अप्रोक्सीमेट कर लें, जो हमारे पास आउटलायर है इसके यहाँ पे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, इधर से हमें पता चला कि इस डाटे में आउटलायर कोई नहीं है। आउटलायर से मुराद क्या है, आउटलायर से मुराद ये है कि अगर हमारे पास एक डाटा है उसमें 1 2 3 4 5 फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, और अगर हम इसकी जगह हम लिखे 1 2 3 4 एंड 45,
सो फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन जो हैं उसके अंदर 1 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में 44 यूनिट्स जो हैं ऐड हो गए, यानी में 45 यूनिट्स का जो है हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। 44 यूनिट्स एक्स्ट्रा हैं, हालांकि वो 1 यूनिट का चाहिए था, यानी कि 5 आना चाहिए था, उसकी जगह 45 आ रहा है। अब इसमें मसला क्या आएगा, इसमें यह है कि ये जब हम इसका मीन निकालते हैं या मीडियन निकालते हैं या मीन निकालते हैं स्पेशली, तो वो जो है मीन इज affected by extreme values। तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यू इट इज ट्रीटेड एज एन आउटलायर, बिकॉज ये तो एक ऑब्जर्वेशन है। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन हैं डिफरेंट मतलब लेकिन 200 ऑब्जर्वेशन हैं, उनमें से 5 या 6 ऑब्जर्वेशन एक्सट्रीम वैल्यूज हैं या आउटलायर हैं, एक रेंज से बाहर जा रही हैं, तो हमारे लिए वो डाटा सेट जो है उसके ऊपर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो इस एक तरीका कार ये है कि हम उसके आउटलायर इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लें, जहां वो आउटलायर आ रहे हैं उन ऑब्जर्वेशन को एक्सक्लूड करने डाटा में से, और रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन को यूज करते हुए अपना एनालिसिस रन करें। दिस इज वन ऑफ द थिंग। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है आउटलायर को ट्रीट करने का, वो ये भी होता है कि हम जो है थोड़ा फ्रॉम थ्योरी वी कैन से दैट कि जी अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं और आउटलायर आ रहे हैं, तो हम क्या करें कि उन ऑब्जर्वेशन को एक्सक्लूड करके जो ऑब्जर्वेशन हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उनको कम करने के बजाय हम जो ऑब्जर्वेशन एज एन आउटलायर ट्रीट हो रही हैं उनको निकाल के मीन निकाल लें रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस का, और वो जितनी ऑब्जर्वेशन जो आउटलायर के तौर पे आ रही हैं उनके इसके जगह जो है मीन को जो है रिमेनिंग डेटा के उसको रिप्लेस कर दें। उससे क्या होगा कि हमारा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट विल नॉट बी अफेक्टेड। वी विल ट्रीट के जी ऑब्जर्वेशन जो है वो एज इट इज आ रही हैं, हमारा जो डाटा है वो इफेक्ट नहीं हुआ और आउटलायर डाटा में नहीं है। तो ये दोनों वेज हैं। कुछ लोग जो हैं कुछ थ्योरीज में वो कहती हैं कि वी शुड एक्सक्लूड आउटलायर्स, एंड सम थ्योरीज है कि वी कैन रिप्लेस द आउटलायर्स बाय देयर द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस एवरेजेस। तो ये एक हमारे पास तरीकाकार है रिसर्च जो मेथोडोलॉजी या रिसर्च के कोर्सेज में हम इसको यूज कर सकते हैं, और स्पेशली ये थीसिस और इसके लिहाज से ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। जो डाटा हमारे पास जो आ रहा है उसका इफेक्टिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करते हैं, अब इसके अलावा हम इसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम ये देखते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल हम इस डाटा को क्यू प्लॉट में लेके जाएं तो हम किस तरीके से क्यू प्लॉट बना सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एडिन में, ठीक है, रियल स्टैट्स, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्यू प्लॉट हम बना लेते हैं। कुछ जगहों पे पीपी प्लॉट भी अवेलेबल है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्लॉट जो होते हैं, और उसको भी यूज करते हैं। क्वांटाइल प्लॉट्स है, इसको भी यूज किया जा सकता है। इसको ओके दबाएं और हम लोग इनपुट रेंज में हमें डाटा देना है, हम डाटा इसको दे देंगे। फ्रॉम हेयर वी विल सेलेक्ट द डाटा सेट। डाटा सेट देने के बाद यहाँ पे हम इसकी आउटपुट रेंज जो है यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ओवर हेयर, एंड वी प्रेस ओके। इस ग्राफ से आपको ये शो हो रहा है, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन हैं यू कैन सी दैट कि ये लाइन बन रही है, ये एक अप्रोक्सीमेटली करीब है वैल्यूज इस लाइन के, और कुछ वैल्यूज लाइन के ऊपर भी लाई कर रही है। अगर ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न शो कर रही होती लाइक दिस सर्कुलर ट्रेंड दे रही होती, या कॉज या साइन का जिस तरह ग्राफ होता है लाइन के ऊपर इस तरीके से चल रहे होता है, तो उस तरीके से होता है, या कोई बहुत ज्यादा डेविएशन फ्रॉम दिस लाइन होती है, कोई पॉइंट इधर होता, कोई इधर होता, कोई इधर होता, तो हम कहते हैं कि जी दिस डाटा डज नॉट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है। लेकिन अगर हम लोगों को प्रॉपरली देखा जाए तो अगर हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट कहें तो वी कैन से दैट इट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज मैनी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस लाई ऑन द लाइन और क्लोजेस्ट टू द लाइन, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा डेविएशन अगर इस लाइन से होगी तो वी कैन से दैट इट इज नॉट फॉलोइंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोगों ने नॉर्मेलिटी की टेस्टिंग में ग्राफिकल से ज़्यादा जो यूज़ होती है वो स्पिलओवर टेस्ट है, जो कि हमें एग्जैक्टली उसकी जो है नॉर्मेलिटी बता देता है, ताकि हमें अगर फॉर एग्जाम्पल हमने चेक करना है किसी डाटा का तो हम ये दोनों चीज़ें कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उसके जरिए हम लोग देख लें क्या नॉर्मेलिटी है अप्रोच हो रही है, उसी को फिर चेक करने के लिए फिर हम स्पीडोवेल टेस्ट को अप्लाई कर दें और फिर हम देखें कि जी हाँ जी ये नॉर्मल को फॉलो कर रहा है। जिस टाइम इसमें हम नजर नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, और स्पीडोवेल टेस्ट भी इस चीज़ को, जो स्पीडोवेल टेस्ट है वो भी इस चीज़ को यहाँ पे
यस कह रहा है कि यस इट फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी उसके अंदर टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने रैंडम नंबर्स जनरेशन देख ली है, ठीक है, कैसे जनरेट किया जाता है, और चेकिंग द नॉर्मेलिटी भी चेक करके देख ली है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ अब हम चलते हैं कि हाइपोथेसिस की जो टेस्टिंग है वो कैसे की जाती है यूजिंग एक्सेल। अच्छा, इसमें सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट इज टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। सिंगल वेरिएबल के लिए भी होती है और टू और मोर वेरिएबल्स में अगर उनको हम चेक करना चाह रहे हैं तो वो हम चेक करते हैं कि ये जो हमारा फिनोमिना है, ठीक है, उसको फुलफिल कर रही है कि नहीं, ठीक है। इसको करने के लिए हमारे पास हमारे पास हाइपोथेसिस होते हैं। एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस होता है और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस से मुराद ये है कि आपके जो हाइपोथेसिस है, एक स्टेटमेंट दी जाती है, उसको मतलब जो कि यूजुअली जो थ्योरी से या पीछे रिसर्चेस से आ रही होती है उसको हम लोग सामने रखते हैं, और आगे हम लोगों ने उसके कंट्राडिक्टरी अगर हमने कोई स्टेटमेंट देखनी है तो वो हमारे पास अल्टरनेटिव में आता है। क्लेम जिसे कहते हैं वो ज़्यादातर अल्टरनेटिव में हम लोग उसको सपोज करते हैं। तो null hypothesis is the hypothesis that there is no relationship between two or more variables. In a mathematical formula of the in mathematical formulation of the null hypothesis, there will typically be an equal sign. जब भी हम null hypothesis लिखते हैं तो हम h naught equals to मीन के लिए है तो मीन h naught mu equals to this, ठीक है, या वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं। तो इक्वल्स टू का साइन नल हाइपोथेसिस में हमेशा आता है। एंड अल्टरनेटिव विल बी आइदर नॉट इक्वल्स टू। अगर नॉट इक्वल्स टू का साइन आ रहा है अल्टरनेटिव में, दैट मीन्स कि जी हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो टू वे है, यानी कि उसमें वो वैल्यू इक्वल नहीं है। लेट्स सपोज एच नॉट म्यू इक्वल्स टू 5 है, तो अगर हम लोग एच नॉट म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 5 हम लोग अल्टरनेटिव में रखा है, तो दैट मीन्स इट विल बी आइदर ग्रेटर देन 5 or it will be less than 5. So there are two cases, either it will be less than or either it will be greater than 5. So इसलिए हम कहते हैं कि जी equals to का साइन जो है वो टू वे के लिए होता है। और अगर लिखा हो कि जी इफ h1 हम अल्टरनेटिव लिखते हैं म्यू इज लेस देन 5, दैट मीन्स कि म्यू की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है बल्कि लेस ही है। और अगर ग्रेटर देन लिख देते हैं देन इट इज आल्सो द क्लेम दैट म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 5 बट इट इज ग्रेटर देन 5। तो इसलिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो उसमें हम लोग इस तरीके से इक्वल्स टू, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं। लेकिन इक्वल्स टू का साइन जो है वो सिर्फ नल हाइपोथेसिस में आता है। अल्टरनेटिव में लेस देन, ग्रेटर देन या नॉट इक्वल टू का साइन आता है। एग्जांपल है कि यू माइट हैव कम विद अ मेजरेबल हाइपोथेसिस दैट द चिल्ड्रन हैव एन a higher IQ level if they eat oily fishes or for a period of time। ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, इसको हम एग्जांपल है जिसके लिए हमने हाइपोथेसिस बनाना है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, इसमें यह है कि चिल्ड्रन हु ईट फिशेस फॉर 6 months डू नॉट हैव अ हायर IQ लेवल, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस है कि उसका जो क्लेम है, क्लेम क्या है एक्चुअली, क्लेम इसमें वो ये कह रहा है कि जी हम चेक क्या करेंगे, चिल्ड्रन हैव अ हायर IQ लेवल, ये क्लेम है उसका। जो क्लेम होगा वो अल्टरनेटिव में जाएगा जो कि ये शो करेगा चिल्ड्रन हु ईट ऑयली फिशेस फॉर 6 months will show a higher IQ level। जो उसने क्लेम दिया है that will go in alternative and against the alternative there will be a null hypothesis कि जी ऑयली फिशेस खाने से IQ लेवल पे इफेक्ट नहीं होता, और अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस में ही आएगा। और अल्टरनेटिव में आएगा कि जी ऑयली फिशेस खाने से जो IQ लेवल है वो इंक्रीज करता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए, जिस तरह मैं अभी बता रहा था, लेट्स सपोज हम चेक करना चाहते हैं कि जी मीन इक्वल्स टू 100 है, तो दिस इज नल हाइपोथेसिस। एच नॉट सेज इट इज नल हाइपोथेसिस, ठीक है, ये नल हाइपोथेसिस को शो कर रहा है, ठीक है। वेयर एज अगर हम इसको अगर उसमें चेंज करें, अल्टरनेटिव का इसके अगेंस्ट देखें, तो जो है द चिल्ड्रन हु शो एन इंक्रीज इन मीन इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अगर उसको देखें 100 हमारे पास एक सेट लेवल है, तो ग्रेटर देन 100 होगा तो इंक्रीज होगी। सेट वैल्यू 100 है, 100 से ज़्यादा होगी तो इंक्रीज है। तो इसलिए ये अल्टरनेटिव जो है हमारे पास ग्रेटर देन में
वन वे में आ जाएगा। वन वे और टू वे में इस साइन को हमने लाजमी देखना है, क्योंकि दिस साइन शोज द क्रिटिकल रीजन दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। उसके अलावा हमारे पास जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है उसमें टाइप 1 और टाइप 2 एरर, डिफरेंट किस्म के एरर होते हैं, जिसमें टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है, ठीक है। और उसको हम लोग यूज़ करते हैं। जो कि एरर राइज क्यों होते हैं, वो एरर राइज होते हैं बिकॉज ऑफ कि हम उसको जो है रिजेक्ट कर देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो किस्म के एरर है, टाइप 1 टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर में क्या है कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया, बट वो एक्चुअली ट्रू था। When we reject the null hypothesis, it is true. Then we say that this type of error came as type 1 error and it is represented as alpha, ठीक है। probability जो है उसकी alpha है। Whereas type 2 error जो है it is it states that the null hypothesis is not rejected. हमने null hypothesis को reject नहीं किया, but it was false, हद तक कि वो गलत था। हमने टेस्ट किया, हमने नल हाइपोथेसिस जो है उसको हमने रिजेक्ट नहीं किया, हद तक उसको रिजेक्ट एक्चुअली होना चाहिए था, लेकिन वो क्योंकि वो गलत था, लेकिन हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए। दिस इज टाइप 2 एरर। अब टाइप 1 एरर जो है आल्सो नोन एज एन एरर ऑफ फर्स्ट काइंड अकर्स व्हेन द नल हाइपोथेसिस एज नॉट इज ट्रू बट इज रिजेक्टेड। Whereas another thing, type 1 error may be compared with or also called as false positive. टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव भी कहा जा सकता है, और क्योंकि जो है गलत को हमने रिजेक्ट कर दिया। टाइप 1 एरर इज आल्सो कॉल्ड एज एरर ऑफ फर्स्ट काइंड। इट मे आल्सो बी कंपेयर्ड एज सो कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। द रेट ऑफ द टाइप 1 error is called the size of the test and related by alpha, ठीक है। जो मैंने अभी बताया कि अल्फा से डिनोट किया जाता है, जो है साइज ऑफ द टेस्ट भी कहलाता है, एंड इट इज यूजुअली कॉल्ड द सिग्निफिकेंस लेवल या लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ टेस्ट, अल्फा। Usually when we test the null hypothesis against the alternative hypothesis, and we check, one way is to check by calculating the critical values of that data, and the second thing is that we can check the hypothesis, accept and reject the hypothesis by using the p value. P value में हम लोग क्या करते हैं कि p value अगर less than alpha है, this alpha जो हमने अभी यहाँ पे level of significance की बात की है, then we will reject the null hypothesis. If p value is greater than alpha, then we will not reject the null hypothesis. तो एक ये चीज़ है। दूसरा टाइप 2 एरर जो है एरर ऑफ सेकंड काइंड है, ठीक है, और ये कंपेयर किया जाता है, शुड बी कॉल्ड जो है एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हिच शुड हैव बीन रिजेक्टेड, जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी। और फॉल्स नेगेटिव जो है इसको कंपेयर मतलब कहा जा सकता है। और दूसरा बीटा जो है, इससे की जो नोटेशन है, इट इज कॉल्ड बीटा, दैट इज एक्चुअली द ग्रीक लेटर बीटा, एंड इफ वी चेक द पावर ऑफ द टेस्ट दैट इज 1 माइनस बीटा। अगर हमारे पास बीटा गिवन है टाइप 2 अगर हम निकाल लेते हैं, उसको 1 में से माइनस करते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज द पावर ऑफ द टेस्ट। और उसके अलावा अब हम जो है इसकी जो टेबुलेटेड फॉर्म वो थोड़ी सी देख लेते हैं। नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ठीक है। नल हाइपोथेसिस जो है अगर रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, और अगर वो ये कहता है कि जी नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, असल में नल हाइपोथेसिस जो था वो ट्रू था, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये टाइप 1 एरर है, फॉल्स डिसीजन है। लेकिन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स था असल में, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो ये करेक्ट डिसीजन हमने लिया है। गलत था और हमने रिजेक्ट कर दिया, तो ये हमारा करेक्ट डिसीजन है। अगर गलत था लेकिन अगर हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो हम रिजेक्ट नहीं कर पाए फॉर एग्जाम्पल, तो ये टाइप 2 एरर है। वही जो हमने पीछे डिस्कस की है उसको एक टेबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि नल हाइपोथेसिस जो है अगर वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, अगर वो ट्रू है फॉर एग्जांपल और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये टाइप 1 एरर है। अगर ट्रू है और हम लोग उसको रिजेक्ट नहीं करते, ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट डिसीजन है। लेकिन इधर देखा जाए अगर नल हाइपोथेसिस गलत है और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये करेक्ट डिसीजन है। लेकिन अगर गलत है और हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते, तो ये टाइप 2 एरर है। तो ये एक टेबुलेटेड फॉर्म है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि दोनों में क्या फ़र्क है। और हमें जो है रिड्यूसिंग जो है द टाइप 1 एरर जो है वो किस तरह किया जा सकता है
कि चांस ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर इज रिड्यूसिंग बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस लेवल जो कहलाता है, इसको अगर हम इंक्रीज कर दें तो टाइप 1 एरर रिड्यूस हो जाता है। और रिड्यूसिंग द टाइप 2 एरर, टेस्ट कंडीशन है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें जो है इनको हम अगर प्रॉपरली सेट करें तो हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये कि टाइप 1 टाइप 2 एरर का जो मेन फंक्शन है उसमें एक वन ऑफ द फंक्शन ये है कि ये पावर को रिप्रेजेंट करता है 1 माइनस बीटा। बीटा जो है वो टाइप 1 टाइप 2 एरर को शो कर रहा है, ठीक है, और 1 माइनस बीटा जो है वो पावर को शो कर रहा है। तो अगर बीटा जो है हमारे पास कम होगा तो पावर ज़्यादा हो जाएगी, और बीटा ज़्यादा होता जाएगा तो पावर कम हो जाएगी एक टेस्ट की। तो इसलिए ये एक टाइप 2 एरर जो है इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन द पावर ऑफ अ टेस्ट। To minimize type 2 probability of type 2 error, we equivalently want to maximize the power। अगर हम पावर इंक्रीज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर दैट विल रिड्यूस, मिनिमाइज हो जाएगा। इसलिए एक को हमारा जो ये जो फंक्शन है ये साइमल्टेनियस ये कर रहा है, अगर हम लोग टाइप 2 एरर को कम करेंगे तो हमारी पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। बट पावर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू अंडर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ना उसके ऊपर ये पावर का जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, पी वैल्यू का जिस तरह मैंने अभी बताया है कि अगर पी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द पी वैल्यू, और उसकी टेस्ट उसको यूज करते हुए टेस्ट कैसे किया जा सकता है। अभी मैंने जिस तरह बताया कि अगर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू हमने निकाली है, उसके अगेंस्ट हमने पी वैल्यू निकाल ली है, और अगर वो अल्फा जो है, अल्फा जो कि हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, अगर वो इट इज लेस देन, ठीक है, अगर पी वैल्यू जो कैलकुलेट की इट इज लेस देन अल्फा, ठीक है, देन वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अदरवाइज अगर नहीं है तो देन वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। अब इसमें ये देखें जिस तरह फॉर एग्जांपल पी वैल्यू हमने निकालनी है तो ये इसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है कि हमने एक जो जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है दैट इज गिवन एज एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है, अगर हम उसको हमारे पास है और हम उसकी ऑब्जर्व वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उस ऑब्जर्व वैल्यू से आगे जो एरिया लाई करेगा जी ऑब्जर्व से दैट विल बी एक्चुअली द पी वैल्यू जो कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, पी वैल्यू जो है उसके अगेंस्ट जो है इंटरप्रेटिंग द वेट ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस फॉर रिजेक्टिंग और नॉन रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, और इफ द पी वैल्यू फॉर टेस्टिंग एच नॉट इज लेस देन 0.1 वी हैव सम एविडेंस। अगर 0.1 से लेस है तो हमारे पास कुछ एविडेंस है, क्योंकि ये 90% जो है कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। अगर हमारे पास लेस देन 0.05 है देन वी विल से कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ठीक है, अगर दैट द एच नॉट इज फॉल्स। अगर 0.01 पे रिजेक्ट होता है वी कैन से दैट वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट एच नॉट इज फॉल्स। अगर 0.001 पे होगा देन वी विल से दैट वी आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंस वी आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वी हैव एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट एच नॉट इज फॉल्स। यानी कि हमारे पास, क्योंकि हमें पता है अल्फा जो है वो और पी वैल्यू साथ साथ चल रहे होते हैं, तो अगर हमारे पास 0.1 पे रिजेक्ट हो रहा है कुछ, हमारे पास हम लोग 0.1 पे रिजेक्ट करते हैं, अगर पी वैल्यू हमारी जो है उस लेस देन 0.01 के अगेंस्ट हम लोग अगर टेस्टिंग कर रहे हैं और वो रिजेक्ट हो जाता है तो हम कहेंगे कि कुछ एविडेंस है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है। लेकिन अगर ये 0.05 पे रिजेक्ट हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि जी हमारे पास एविडेंस ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हम लोग 95% हम कॉन्फिडेंट हैं कि जी ये जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, और 99% पे हमारे पास जो है एविडेंस और स्ट्रांग हो जाता है। और इस तरह अब जितना ज़्यादा इसको बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा हम कहेंगे कि हमारे पास उतना स्ट्रांग एविडेंस होगा, तब हमारी ये वैल्यू छोटी होती जाएगी। अब सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस जो है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें। सिंपल हाइपोथेसिस में क्या होता है, जिस तरह ये हमारे पास हाइपोथेसिस है एच म्यू इक्वल टू 62, अगर हमारे पास एक सिंगल वैल्यू के अगेंस्ट हम लोग हाइपोथेसिस ले रहे हैं तो दैट इज सिंपल हाइपोथेसिस। लेकिन अगर हमारे पास ये ग्रेटर देन का साइन या लेस देन का साइन होता है, लेस देन इक्वल टू का, तो जिस तरह ये है ग्रेटर देन 62, तो इसमें हमारे पास इसका मतलब ये है कि हमारे पास 62 से बड़ी जितनी ऑब्जर्वेशन है उन सबको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो
तो ये कंपोजिट हाइपोथेसिस है क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यूज होंगे 63, 64, 65, इवन इन पॉइंट्स जो है 63.5, 63.6, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर जो है हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कंपोजिट कहेंगे क्योंकि इसमें सिंगल वैल्यू नहीं बल्कि मोर देन वन वैल्यू जो है उनको हम टेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास म्यू इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 62 पे हम चेक कर रहे हैं, देन वी विल से दैट कि ये सिंपल हाइपोथेसिस एक सिंगल वैल्यू को अगेंस्ट हम लोग इसको चेक कर रहे हैं। क्रिटिकल रीजन के बारे में जो हमने डिस्कशन की है उसमें हमने भी देखा है कि जिसको हम रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। ये वो रीजन है जिसमें अगर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम लोग चेक करते हैं या कैलकुलेट करते हैं अगर वो फॉल कर जाए तो हम कहते हैं कि जी द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो इसलिए ये जो क्रिटिकल रीजन की जो डेफिनेशन है उसको यूज करते हुए वी कैन से दैट कि इफ we calculate the critical region and the calculated value fall in the critical region, then we will reject the null hypothesis. So